Very good morning, my dear students. I am शिवम शुक्ला, फिजिक्स एजुकेटर, और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपके क्लास 12th के कंप्लीट सिलेबस को एक ब्रीफ सेक्शन पे लेकर के, जिससे आप लोगों को मदद मिलेगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने में, जो कि बहुत ही नज़दीक है आप लोगों के। आज मैं सबसे पहले क्लास 12th का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और बच्चों, आप लोग याद दीजिएगा कि हम लोग आने वाले दिनों में फिजिक्स के जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे, और उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल और उसकी थ्योरी सीबीएसई बोर्ड, और इसमें स्पेशल हमारा ध्यान रहेगा सीबीएसई बोर्ड। इस पर सबसे ज़्यादा जोर जो हमारा रहने वाला है वो सीबीएसई बोर्ड पे रहने वाला है। तो आज हम लोग क्लास 12th का सबसे पहला टॉपिक लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पहला टॉपिक है हमारा, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे पार्ट में हम लोग इसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रहने वाले हैं बोर्ड के लिहाज से भी, और अगर हम लोग नीट और आईआईटी की बात करें तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन अभी हमारा जो बेसिक है वो हम लोग बोर्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सबसे पहले चार्ज। तो मैं बात करता हूँ चार्ज क्या होता है। बेसिक बात है, बहुत ज़्यादा मैं इस पर टाइम नहीं लूँगा। चार्ज है एक इंटेंसिंग प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की, जिसकी वजह से वो एक मैग्नेटिक फोर्स या कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है तो वो जो जिस प्रॉपर्टी की वजह से होल्ड कर रही है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। जैसे मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मास, तो कुछ उसी तरीके से हमारा आता है चार्ज। क्लियर है। चार्ज को हम लोगों ने दो तरफ से बताया हुआ है कि चार्ज दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आपका होता है निगेटिव चार्ज। पहला आपका होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका निगेटिव चार्ज। जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, लूज करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि उस बॉडी पे कैसा चार्ज आ गया है, उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और अगर कोई बॉडी चार्ज को गेन कर रही है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो बॉडी हैं ए और बी, और दोनों अगर न्यूट्रल हैं, सपोज करते हैं इनिशियली दोनों कैसी हैं, न्यूट्रल है। अगर दोनों बॉडी न्यूट्रल है तो इस बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और इस बॉडी पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं किसी भी बाई एनी मेथड, पहला मेथड है, मान लीजिए हम लोग इसको एक दूसरे को रब करते हैं। रबिंग मेथड से हम लोग इसे क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रब कर देते हैं दो बॉडियों को। जब दो बॉडी को रब करते हैं तो क्या होगा कि एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरी बॉडी पर पहुंच जाएगा। तो अगर मैं सपोज करूं कि ए से इलेक्ट्रॉन निकलता है और बी पर पहुंच जाता है, तो ए ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आई, और बी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो इस पर क्या हो गया, एक्सेस आ गया। तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा निगेटिव चार्ज। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करता हूं। अगर मैं, तो चार्ज दो तरह के हो गए आपके, एक तो पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा आपका निगेटिव चार्ज हो गया। एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव चार्ज है, ये दोनों हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। एक अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमेशा रिपल करेंगे। अगर एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा भी, तो ये रिपल्सिव फोर्स दिखाएंगे।
और अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इनमें। और दूसरा अगर नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो इस पे भी फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स ही होगा, रिपल्सिव फोर्स ही होगा। यानी आपके जो सेम नेचर के चार्ज होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे, और जो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं वो क्या होंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। ठीक है, अब इसी में आता है, अगर मैं बात करूं आपके पास, मैं बोलूं दो बॉडी है ए और बी, इसका श्योर टेस्ट क्या होगा, श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग, तो हमारा आंसर होगा रिपल्शन, हमारा आंसर होगा रिपल्शन। अगर दो बॉडी रिपल्सन शो करती हैं तो हम लोग कंप्लीटली कह सकते हैं कि ये बॉडी कैसी है, चार्ज है। अब आप लोगों में से किसी को लग सकता है कि सर अट्रैक्शन क्यों नहीं होगा, अट्रैक्शन बिल्कुल है। मान लीजिए ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो भी अट्रैक्शन लगेगा। लेकिन एक केस है, अगर इनमें से कोई एक बॉडी चार्ज होगी और दूसरी बॉडी न्यूट्रल होगी, तो भी इसमें क्या शुरू करेगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि अट्रैक्शन जो है वो क्या है, श्योर टेस्ट है। क्लियर। अब हम लोगों ने सीख लिया कि चार्ज के टाइप कितने होते हैं और चार्ज होता क्या है। अब देखिए चार्ज की कुछ बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जिसे हमें सीखना है। तो जैसे एक प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, मैं बात करता हूं। चार्ज की एक प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दी कि ये टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई पॉजिटिव है टाइप्स, तो टू टाइप हो गए, टू टाइप्स हो गए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूंगा तो लाइक चार्ज, जो बता चुका हूं मैं, लाइक चार्ज अट्रैक्शन शो करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, और अनलाइक चार्ज, सॉरी लाइक चार्ज, लाइक चार्ज रिपल्सिव फोर्स करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, और अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज आपके अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है, मैं बात करता हूं, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन देखिए मैंने आपसे अभी बताया था कि चार्जिंग का तरीका क्या होता है, कि अगर एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है, तो इन दोनों को अगर किसी भी मेथड से कोई, जैसे एक मेथड होता है इंडक्शन, एक है कंडक्शन मेथड है, और एक है चार्जिंग। तो जनरली हम लोग चार्जिंग की बात कर रहे हैं, सॉरी फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, बाई फ्रिक्शन। तो अगर मैं बाई फ्रिक्शन इसे चार्ज करने की कोशिश करता हूं, यानी मैंने इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया, इस कांटेक्ट में लाने से क्या हुआ कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में पहुंचे, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, और दूसरी बॉडी जहां पर पहुंचा उसने क्या किया, गेन किया। तो गेन करने वाली बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई और ये कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं कभी भी इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता हूं, तो जो मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं इन दोनों बॉडी की बात करूं तो जो मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज होगा वो क्या होगा, E। तो मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज होगा, मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज वो कितना होगा, E प्लस माइनस E। जो एक्सेप्ट करेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, और जो लूज करेगा उस पर, सॉरी जो एक्सेप्ट करेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, और जो लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अब सपोज करते हैं मैंने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला, यानी किसी भी बॉडी पे किसे पॉसिबल चार्ज क्या हो सकते हैं, E चार्ज पॉसिबल चार्ज हो सकता है, प्लस माइनस 2E हो सकता है, प्लस माइनस 3E हो सकता है, ऐसे ही प्लस माइनस NE हो सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, किसका, ई का, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो भी चार्ज होगा वो इस ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्लियर है। यहाँ एन स्टैंड फॉर द 1 2 3 डॉट 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 डॉट, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है, ठीक है, ये जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज है इसे ही हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज। तो इसी मिनिमम पॉसिबल चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आती है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है। अब एक और मान लीजिए, नेक्स्ट है एडिविटी। एडिटिविटी का मतलब क्या है, देखिए एडिटिविटी का मतलब है कि सपोज करिए एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, इस पर मैंने चार्ज दिया पहले 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, फिर इस पे आया -4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर इस पे कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गया +6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर इस पे कहीं से आ गया चार्ज, मान लीजिए मैं कह सकता हूँ कि -e इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, +2e +6e -4e -e, यानी जो टोटल चार्ज होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। गेटिंग माय पॉइंट। इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी आती है, इसकी यूनिट, इसकी जो एसआई यूनिट है या एमकेएस यूनिट है वो होती है कूलाम। क्लियर, ओके। तो चार्ज पे जो हमें मोटी मोटी बातें पढ़नी थी वो हम लोगों ने सीख ली है। अब मैंने आपको बताया कि जब कभी भी चार्ज एक दूसरे के पास में रखे जाते हैं तो उनमें फोर्स लगता है, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, उस फोर्स की वैल्यू को बताने के लिए साइंटिस्ट कूलाम ने एक लॉ दिया था जिसे हम लोग कहते हैं कूलाम्स लॉ। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने सीखा कि जब दो चार्ज एक दूसरे के पास में रखे जाते हैं तो उनमें फोर्स लगता है, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, उस फोर्स की वैल्यू को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलाम्स लॉ। तो मैं आपको बात करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में कूलाम्स लॉ की। ओके, तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे कूलाम्स लॉ। जस्ट वेट। ओके, तो अब मैं बात करने जा रहा हूं कूलाम्स लॉ। बेसिकली कूलाम लॉ है क्या, कूलाम लॉ एक तरीके का फोर्स का लॉ है। जैसे हम लोग क्लास 11th में मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ग्रेविटेशन लॉ, वैसे ही यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कूलाम लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, ग्रेविटेशनल लॉ होता है कि आता है मास की वजह से, वैसे ही कूलाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आता है वो किस वजह से आता है, वो आता है बॉडी के चार्ज की वजह से। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट था, कहते हैं कि अगर कोई भी दो चार्ज, if two charge Q1 and Q2, if two charge Q1 and Q2 are placed at distance of R, तो जो इस पे लगने वाला फोर्स होगा F, तो F proportional to Q1 Q2 और F proportional to, मैं सब मॉड की बात कर रहा हूं, F proportional to 1/r स्क्वायर। यहां से हो जाता है F proportional to Q1 Q2 by r स्क्वायर। यहां से हो जाएगा, मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, एक कांस्टेंट लेकर के आता हूं K Q1 Q2 by r स्क्वायर। यहां पर K इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ यूनिट, और इसी K को हम लोग बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर और वैक्यूम,
फॉर एयर और वैक्यूम। तो यहाँ से हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये मैं बात कर रहा हूँ एयर के लिए, ठीक है। अब सपोज कर सकते हैं कि अगर ये चार्ज दोनों किसी मीडियम पर रखे हो जिसका डायलेक्ट्रिक कितना हो, K हो। इफ द चार्ज आर प्लेस्ड एट द मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो जो F होगा वो हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ K को क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है ना? ओके, ये किसी भी मीडियम पर होगा। एयर या वैक्यूम के लिए इस K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। K इज इक्वल टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब हम लोग बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। तो कूलॉम्स लॉ में ये जो कूलॉम्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज द ओनली मॉडुलस, क्योंकि मुझे पता है, हमें पता है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इसमें कैसी होगी, डायरेक्शन भी होगी इसमें। अब कुछ पॉइंट्स से जरा समझ लेते हैं, जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कूलॉम्स लॉ में। पहला पॉइंट है इसकी डायरेक्शन कैसी होती है। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा मान लीजिए ये Q1 है और ये पॉइंट Q2 है, ठीक। तो इस पे जो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द बोथ चार्जेस होगी। क्लियर है ना? वो या तो अगर मुझे निकालना हो F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, या फिर मुझे निकालना हो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो हमेशा अलोंग द लाइन होगी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्ज, यानी जो भी लाइन ज्वाइनिंग है चार्ज की उसके अलोंग होगी। तो जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये कुछ इस तरह से लगेगा, रिपल्सन फोर्स, क्योंकि सेम नेचर मान रहे हैं हम लोग। और यहां पर अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर है ना? तो पहली बात, ये कैसा फोर्स होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सेंट्रल फोर्स है। कि कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। पहली बात तो हो गया कि डायरेक्शन क्या होगी, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द बोथ चार्जेस। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स के साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर है ना? कोई भी फोर्स जिसपे डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होती है तो उसे हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा होता है। तो ये जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और इसके साथ साथ ये सेंट्रल फोर्स है। और याद रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें जो वर्क डन इन कंप्लीट लूप होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलॉम्स लॉ है वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा क्या होता है, उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं सिंपल मान लेता हूं और मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है। फॉर पॉजिटिव चार्ज मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने ये माना कि ये प्लस Q1 और यहाँ से R डिस्टेंस पर एक प्लस Q2 चार्ज रखा हुआ है। दोनों की डिस्टेंस जो है वो मैंने मान ली है R मान ली हुई, ठीक है। अब मैं ये मान ले रहा हूँ कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। तो इस डायरेक्शन पर है R12 कैप। R12 कैप का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग Q1 टू Q2। मैं R1 कैप की बात करूं तो R1 कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग Q1 टू Q2। ऐसे ही अगर मैं बात करूं
ये R21 कैप है, R21 कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर along Q2 to Q1। क्लियर? तो अब मैं बात करता हूं यहां पर फोर्स की, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करता हूं तो इसकी ये इस डायरेक्शन पर होगा। क्लियर है? तो मैं इसकी डायरेक्शन बोल सकता हूं तो ये होगा R21 डायरेक्शन पर। तो यहां कितना आ जाएगा R21 वेक्टर। तो मैं इसी को और भी लिख सकता हूं, मुझे पता होता है कि सिंपल, सॉरी, अगर मैं इसे थोड़ा सा सही करूं लाइक दिस, ये हो जाएगा आपका R21 कैप, इस डायरेक्शन पर होगा R21 कैप डायरेक्शन पर, ठीक है। ये इसकी क्या होगी डायरेक्शन, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ यूनिट वेक्टर, दिस इज द मॉड and this is the magnitude of the force while the R21 cap is the direction of the electrostatic force। क्लियर है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं, आपको पता है कि A कैप इज इक्वल टू क्या होता है, अगर सिंपल आप लोग वेक्टर फॉर्म में याद करिए तो A कैप इज इक्वल टू होता है A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A। यहां से मैं कह सकता हूं कि R21 कैप इक्वल्स टू हो जाएगा R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R। तो मैं यहां पर इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R क्यूब, और यहाँ कितना हो जाएगा, सिमिलरली लिख सकता हूँ मैं R21 वेक्टर। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ F वेक्टर 1 2। सिमिलरली मैं F21 वेक्टर अगर मुझे लिखना होगा तो मैं F21 वेक्टर लिख सकता हूँ 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 R क्यूब, और यहाँ हो जाएगा आपका R12 वेक्टर। अगर मैं सिमिलरली इसको ऐसे लिखना चाहूँ, अगर मैं ऐसे यूनिट के टर्म्स में लिखूँ, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब, और यहाँ हो जाएगा इस तरीके से, ये वाले रूल की तरीके R12 कैप। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पर और शो कर रही है, मुझे पता है कि R12 कैप इक्वल टू माइनस R21 कैप। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F21। तो क्या ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है? क्लियर है ना? तो ये भी बात कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या जो कूलाम्ब फोर्स है वो क्या करता है, वो आपके न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। आप इसे देख सकते हैं और एक बार स्क्रीन को पॉज करके आप लोग अच्छी तरीके से इसे देख सकते हैं। चलिए चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। देखिए चूंकि हमें, मैं पहले बता दूं आप लोगों को, हमें बोर्ड तक सारी चीज़ों को ख़त्म करना है, इसलिए अभी इसके चैप्टर के क्वेश्चंस भी रह गए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इस चैप्टर को, यानी क्रैश कोर्स की तरह इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। बहुत लॉन्ग वे पे नहीं पढ़ रहे हैं, शॉर्ट वे में, क्योंकि हमें प्रैक्टिस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। इसलिए हम लोग बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। देखिए सबसे पहले चीज़ तो अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर है वो बेसिकली कैसा नेचर है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या हो गया कि वो फोर्स, सपोज करिए अगर मैं मैकेनिकल फोर्स की बात करता हूं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है? फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जब दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तो लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा है? कूलम्ब फोर्स है, वो एक कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब कि अगर आपने एक बॉडी ए ऐसे रख दी,
अगर मैंने एक बॉडी ऐसे ए रखी, यानी एक मैंने ये चार्ज रखा, अगर मैंने एक चार्ज बॉडी Q1 रख दी, अब ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज सपोज करिए इसके पास मैंने एक Q0 ऐसे फोर्स रख दिया, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। इसे क्या बोला मैंने, टेस्ट चार्ज। ये मैंने इसके पास में एक टेस्ट चार्ज रख दिया। अब ये जो Q1 है ना, ये Q1 क्या करेगा, एक ऐसा स्पेस बना देता है, चारों ओर एक ऐसी फील्ड सी बन जाती है कि अब इसके पास में कोई चार्ज आ गया, वो उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है ना? तो ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि अब जब ये कॉन्टैक्ट में नहीं है तो ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, अपने स्पेस में अपने चारों ओर एक ऐसी फील्ड बना देता है कि उस फील्ड के अंदर अगर कोई भी हम लोग फोर्स, कोई भी टेस्ट चार्ज रख दे तो उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, नेगेटिव चार्ज होगा तो रिपल भी करेगा, लेकिन हम लोग अपने एग्जांपल में जनरली पॉजिटिव चार्ज लेकर के बात करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फील्ड जनरेट कर रहा है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो बोल सकता हूं द स्पेस अराउंड अ चार्ज in which a test charge experience a force is called electric field। क्लियर है ना? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आप लोग एक बार पॉज करेंगे और इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब बात आता है मुझे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गई। अब किसी पॉइंट पर सपोज करिए कि अगर मैं यहां पर ये सपोज कर लीजिए यहां पर टेस्ट चार्ज रखता हूं, वो उसको कम ताकत से क्या करेगा, जैसे सपोज करिए कि ये चार्ज है, ठीक है। अब ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज जनरेट करेगा अपने चारों ओर एक फील्ड, और इसके पास में मैं क्या लेकर के आ रहा हूं, इसके पास से मैं लेकर के आ रहा हूं एक टेस्ट चार्ज। तो अब ये देखो होगा क्या कि ये अगर इसके पास आएगा तो क्या करेगा, ज्यादा तेजी से क्या करेगा, ज्यादा तेजी से करेगा कि इसको अट्रैक्ट करेगा। ये जो चार्ज है ये इसको पास लेकर के आएंगे, इसको तेजी से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो पॉइंट टू पॉइंट, वो चार्ज बाय चार्ज वो क्या करती है, वेरी करती है। क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज डिफाइंड एज E वेक्टर इक्वल टू F अपॉन Q0। सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करी जाती है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, या कह सकते हैं इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्लियर है? इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर कूलाम। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम होगी। क्लियर है ना? अब देखिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना? पॉजिटिव चार्ज के लिए ये कैसी होती है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। सॉरी, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये रिपल्सन करेगी, यानी दूर जाती हुई दिखाई देगी। सपोज कर लीजिए कि ये प्लस क्यू है और ये ये क्यू नॉट चार्ज है, तो ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को हम लोग जनरली पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। तो ये अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे बाहर की ओर होगी, और अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे अंदर की ओर होगी। क्लियर है? तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन हो रही है, ठीक है। देखिए ये जो फोर्स की डायरेक्शन हो रही है वही किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होती है, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, लाइंस को भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर? तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करूं, जरा समझिएगा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि
सपोज करते हैं ये एक प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज. तो लेट अस कंसीडर देयर इज अ चार्ज क्यू नॉट. So force on Q naught charge due to this plus Q will be F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q naught by R square, और मैं R कैप वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ. तो यहाँ से मैं अगर इंटेंसिटी की बात करूँगा तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, E is equal to F over Q naught. तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q by आर स्क्वायर आर कैप. अगर मैं सिंपल मॉड की बात करूंगा तो मॉड ऑफ ई होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर. गेटिंग माय पॉइंट. आप लोग एक बार स्क्रीन को पॉज करके डेरिवेशन को देख लेंगे. चले सॉरी, अब मैं इसी भी बात कर लेता हूं. फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज कर लीजिए कि कोई चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट करता है. तो जो F इक्वल टू होगा, जो F इक्वल्स टू होगा वो होगा Q नॉट इंटू ई. तो F वेक्टर इक्वल्स टू Q नॉट इंटू ई. क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई सबको? चले अब मैं इसी पर बात कर लेता हूं. चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली क्या है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि एक स्पेस हो गया, अगर कोई चार्ज रखा हुआ उस चार्ज के चारों ओर एक स्पेस बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है मैंने आपको बता दिया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ लेते हैं क्या होता है. देखिए क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ लाइंस, इमेजिनरी लाइंस निकलती हैं. ठीक है, इमेजिनरी लाइंस जो होती हैं वो क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं. क्लियर है ना. तो हम लोग कह सकते हैं, और एक प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स. क्लियर है ना. कुछ लाइंस, इमेजिनरी लाइंस निकलती हैं, उन इमेजिनरी लाइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उन इमेजिनरी लाइंस को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो वो हमें देख लेनी है. पहली प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि ये प्लस क्यू से ओरिजिनेट होती है. क्लियर है ना. और माइनस क्यू पर टर्मिनेट होती हैं. प्लस क्यू से ओरिजिनेट होंगी और माइनस क्यू से टर्मिनेट होंगी. तो अगर मैं आपको कुछ ऐसे दिखाऊं, प्लस क्यू ये है और ये माइनस क्यू, इसे हम लोग बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे, डाइपोल. तो यहां पर कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होता है. कुछ स्ट्रेच लाइन जैसी होती है. देखिए ये क्या होगा बेसिकली, अगर मैं इन दोनों को पास लेकर के आऊं ना तो ये से सीधे लाइन होगी और ये ऐसे स्ट्रेच करेगा, जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरीके. ये स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरीके आपको क्या बना देगी, लाइक दिस. तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्लियर है. और एक प्रॉपर्टी और आती है जिसे हम लोग को देखना है, ये आप लोग एक बार पॉज करके देख लेंगे. इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दे नेवर इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट पर इंटरसेक्ट.
देखिए ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन है कि सपोज करिए कि आपकी जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर जाती है। मान लीजिए मैंने ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर दी, तो मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट ड्रॉन एट द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी टेंजेंट ड्रॉन एट द इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इस पॉइंट पर, ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, यहां पर दो टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं। तो एक ही पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन पर होती है, दो डायरेक्शन पर नहीं होती है। इसका मतलब ये क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब हो गया कि दैट इज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्लियर है ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, एक और पॉइंट इस पर इंपॉर्टेंट है, ये क्या होती है, किसी भी सरफेस पर कैसी होती है, नॉर्मली होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं कि ये एक सरफेस है, ठीक है, इस पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ये इस सरफेस पर हमेशा कैसी होंगी, नॉर्मली होंगी। क्लियर है, तो ये कैसी होंगी, हमेशा किसी भी सरफेस पर ये हमेशा कैसी रहती हैं, ये आपके सरफेस पर हमेशा नॉर्मली रहती हैं। तो इस बात को भी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉर्मली होती हैं। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसी पर मैं देख लेता हूँ, मान लीजिए दो मेरे पास कंडक्टर प्लेट्स हैं लाइक दिस, देखिए, ठीक है, ये प्लेट है और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये प्लस ये माइनस है, तो कुछ ऐसे होंगी। और जो कॉर्नर पर है वो कुछ ऐसे होंगी, क्योंकि जो कॉर्नर्स होते हैं थोड़े से एग्जैक्टली शार्प नहीं होते, थोड़े से बेंड होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कैसा होता है, ये जो आपको कॉर्नर मिलेगी तो कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे मिलेगी ड्यू टू एज इफेक्ट। यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, ड्यू टू एज इफेक्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ बेसिक बातें थी। अब इसी पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आगे। वेट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए अभी तक जो हम लोग बातें कर रहे थे, ठीक, वो सारी बातें हम लोगों ने करी थी एक भी पॉइंट चार्ज के लिए। अब मैं बात करने वाला हूं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर कोई आपकी बॉडी एक पॉइंट चार्ज के रूप में ना होकर के, सपोज कर ले जैसे ये मैं दिख रहा हूं, मेरे पास ये स्टाइलस दिख रहा है, तो ये पेन कैसा दिख रहा है, एक लाइन पे है। ठीक है, अगर मैं एक फोन की बात करूं, सपोज करिए मेरे पास एक फोन है, तो ये जो फोन है, इस फोन को अगर मैं चार्ज करूंगा तो चार्ज इसके क्या होगा, इसके चार्ज इसके कंप्लीट सरफेस पे क्या करेगा, फैल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज क्या हो गया, बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, जैसे कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर को अगर आप चार्ज दीजिए तो उसके चार्ज क्या होगा, उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अगर कोई नॉन कंडक्टर है तो नॉन कंडक्टर के अंदर भी चार्ज, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं जाता, कंडक्टर के बाहर चार्ज क्या रहेगा। अगर आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज करिए, अगर कोई भी कंडक्टर है तो उस कंडक्टर को अगर आप चार्ज करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर चार्जिंग में क्या होता है, उस कंडक्टर के अंदर चार्जिंग में होता ये है कि जो चार्ज होगा उसके सरफेस पर फैल जाएगा। क्लियर, तो तीन तरह का हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी,
लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। अगर कोई रॉड है लेंथ वाइज चीज़ है तो उसमें जो चार्ज आपका आता है वो क्या आएगा, आपका आएगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, या मैं इसे ये भी कह सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी कूलाम, कूलाम पर मीटर। क्लियर। उसके बाद आपके आती है, नेक्स्ट होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे बोलते हैं। सेकेंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इसे जनरली हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू। ऐसे मान लीजिए कोई रॉड, कोई प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई, इसको सपोज करने के लिए मैं मान लेता हूँ कोई आपकी वायर है, ठीक है। इस वायर को आपने चार्ज दिया तो ये चार्ज क्या हो गया, इसके सरफेस पर ऐसे, इसके अंदर फैल गया ऐसे। तो यहाँ पर क्या डिफाइन किया जाएगा, लैम्डा डिफाइन किया जाता है। और अगर मान लीजिए ये कोई प्लेट है, इसको चार्ज दिया गया है, तो यहाँ क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। और सिग्मा इज इक्वल टू होगा Q ओवर A। इसे आप ये भी कह सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी ए, डी क्यू ओवर डी ए। क्लियर है, डी क्यू ओवर डी ए, ठीक। अब इसकी मैं अगर यूनिट की बात करूं तो यूनिट हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब आगे देख लेते हैं, आप लोग एक बार पॉज करके इसे देख लेंगे। अगर मैं बात करता हूं, एक थर्ड आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लीजिए मैं एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लूं, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लूं, तो इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को अगर मैं, ठीक है, मैं इस पे चार्ज करता हूं, 6 फीट। अगर मैं एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लेता हूं और इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में मान लीजिए ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, क्लियर। तो इसको मैंने चार्ज दिया तो इसके क्या होगा, अगर कोई नॉन कंडक्टिंग है तो उसके अंदर पूरा चार्ज अलग चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था तो इसके अंदर जो चार्ज था वो पूरे वॉल्यूम में फैल गया। तो अब यहाँ पर कौन सी चार्ज डेंसिटी आएगी, यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी आएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इसे रो बोलते हैं। रो इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, या रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी। इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी आपकी कूलाम पर मीटर क्यूब। ये इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। गेटिंग है, कोई प्रॉब्लम, एक बार आप लोग इसको देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिंपल सा टू अपोजिट but same in a system of two opposite and same in magnitude when kept at a very short distance। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे आपके H2O है तो H2O के मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं, एक डाइपोल बना रहे हैं। HCl के मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं, एक डाइपोल बना रहे हैं। तो एग्जांपल में मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो एक मॉड्यूल कैसा होना चाहिए, सेम, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो इन पे जो ये जो सिस्टम है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? इन दोनों में से आप कोई भी चार्ज ले लीजिए, P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू Q, और मैंने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को 2a मान लिया है इंटू 2a। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। आप जब 2a लेते हैं तो माइनस से प्लस की ओर लेते हैं, तो ये जो डायरेक्शन आती है P वेक्टर की होती है -2 प्लस। क्लियर? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके एग्जाम्पल है, अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे H2O है, HCl है, ये सारे आपके क्या है? ये आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। क्लियर है ना? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया था फॉर अ पॉइंट चार्ज। अब आपके सीबीएसई के सिलेबस में, क्लास 12th के सिलेबस में आपको एक डेरिवेशन दी गई है दो, जिसमें हम लोग से पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो अब मुझे पढ़ना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। इसमें दो पॉइंट होंगे, पढ़ना है। एक होता है जो आपके सिलेबस में है, एक होगी आपकी एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, इसे आप tan A पोजीशन भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या होगी, अगर ये मान लीजिए -q और ये +q चार्ज है, तो इसके लाइन ज्वाइनिंग पे अगर कोई पॉइंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। ये क्या पोजीशन कहलाएगी? एक्सियल पोजीशन कहलाएगी, एक्सियल पोजीशन। ठीक है? और दूसरी आपकी होती है इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल पोजीशन क्या होगी? मान लीजिए ये -q और ये +q है, तो इसके लाइन ज्वाइनिंग से जो हमारे सिलेबस में है कंप्लीटली, जो डेरिवेशन है वो हमारे इसके परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर अगर हमें निकालनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन। हमारे जो सीबीएसई के सिलेबस में है उसमें ये दोनों डेरिवेशन है, तो आइए एक एक करके हमने इन डेरिवेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वाटोरियल, सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल, एक्सियल पोजीशन। क्लियर है? मैंने सपोज किया कि मेरे पास एक -q और एक +q ये चार्ज है, और ये जो डिस्टेंस है 2a डिस्टेंस है, मैंने मान ली ये टोटल डिस्टेंस है 2a, तो इसका मिड पॉइंट ये डिस्टेंस हो गई O। इस O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द O। क्लियर? तो यहां से अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज यानी E1, सो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई। अब देखिए जरा, ये टोटल डिस्टेंस है ये, तो अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये हो जाएगा A, और टोटल ये यहां से O टू P इज R। अगर मैं इसे A मान लेता हूं और इसको B मान लेता हूं, टू BP, बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा? BP²। क्लियर है ना? और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा दूर जाती है, तो इस तरह से होगी ये E1 वेक्टर। ठीक है? तो मैं इसकी डायरेक्शन को बोल देता हूं, ये डायरेक्शन होगी BP, B टू P। क्लियर? यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर BP। कितना हो जाएगा? BP विल बी, दिस इज टोटल R और ये A, तो ये हो जाएगा R माइनस A होल स्क्वायर। क्लियर?
ऐसे ही E2 क्या हो जाएगा, E2 है ड्यू टू ये, तो E2 इस तरफ होगा। अगर मैं E2 की बात करूंगा तो माइनस क्यू, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इस तरफ होगा E2 वेक्टर। तो ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। तो डायरेक्शन होगी वो होगी P2A, P2A। तो जो E नेट मिलेगा मुझे एट पॉइंट P, E नेट होगा, E नेट विल बी E1 माइनस E2। तो E1 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस A होल स्क्वायर। नाउ this will be written as Q upon 4 pi epsilon naught R minus A and R plus A whole square, and here we can write R square plus A square plus 2AR minus R square minus A square plus 2AR. Now this R square to R square cancel, A square to A square cancel, so this can be written, मैं यहाँ लिख देता हूँ, this can be written E at P is equal to Q over 4 pi epsilon naught 4AR upon R square minus A square whole square. Clear? Now this can be written as 2 into Q into 2A into R upon 4 pi epsilon naught R square minus A square to whole square. अब Q into 2A, Q into 2A is equal to इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज P। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देता हूँ, Q into 2A इक्वल्स टू P, Q into 2A इक्वल्स टू P। तो इसे लिख सकते हैं E at P इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आप लोग इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं एक अप्रॉक्सीमेशन ले लेता हूँ कि R जो है, ठीक है, वो बहुत बड़ा है A से, तो यही आपकी डेरिवेशन निकल कर आ जाएगा E at P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P R। देखिए अगर मैं यहाँ से ये मान के चलता हूँ कि R जो है वो बहुत बढ़िया अप्रॉक्सीमेशन है, R इज मच ग्रेटर देन A, सो R स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन A स्क्वायर, सो R स्क्वायर कैन बी A स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। तो A स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर A स्क्वायर को निगलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2P अपॉन R क्यूब, 2P अपॉन R क्यूब। तो मैं इस डेरिवेशन का जो रिजल्ट आया वो यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देख लेंगे। E at P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। और ये कब यूज होगा, ये तभी यूज होगा व्हेन R जो है वो बहुत बड़ा है किससे, A से। क्लियर है? तो आप इसे अच्छी तरीके से पॉज कर लेंगे और आप इस पूरी डेरिवेशन को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के आगे की थ्योरी को, यानी हम लोग इसकी इक्वाटोरियल पोजीशन को
पढ़ेंगे और आप लोग तब तक इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेंगे। थैंक यू।